अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पहले ही मुख्तलिफ महाजों में घिरा मशरक़े वुस्ता अब एक नई कशीदगी के दौर में दाखिल हो गया है। कतर, जो हालिया कुछ अरसे से आलमी सालसी का मरकज बना हुआ था, वहां इसराइल के गैर मामूली हमले ने न सिर्फ दोहा को हिला कर रख दिया बल्कि सिफारती कोशिशों को भी संगीन खतरात से दो चार कर दिया है। यह हमला उस रिहायशी कम्प्लेक्स पर हुआ जहां हमास के रहनुमा मुकीम थे और उसमें हमास के आला मुज़ाकरातकार खलील उल हय्या के बेटे और कतरी फौजी एहलकार समेत 6 अफराद शहीद हुए थे। इस हमले के बाद आलमी सतह पर न सिर्फ इसराइल की मुखालफत में आवाज़ों और इक़दामात में तेजी आ रही है, बल्कि वहां खलीजी ममालिक भी एक नई सफ़बंदी करते दिख रहे हैं। इस हमले से मुतालिक कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जो बज़ाहिर तो इसराइली हमले से नाखुश है और उनकी तमाम इंतजामिया ने कतर को यह बावर भी करवाया है कि आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन और तज्ज़ियाकार इसराइल की इस कार्रवाई में अमरीकी किरदार को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझ रहे हैं। इस सब के बावजूद कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात इंतहाई अहम समझी जा रही है, क्योंकि कतर अभी भी गजा जंग के लिए होने वाली कोशिशों को जारी रखना चाहता है, जिसका इजहार कतरी वज़ीर आज़म ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की सूरत में किया, जिन्होंने इसराइली हमले के बाद अपने फौरी रद्द अमल में सालसी से पीछे हटकर इसराइल को जंग बंदी की कोशिशों को सबूताज करने का जिम्मेदार ठहराया था। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि क्या आपने किसी रियासत को मुज़ाकरातकारों पर इस तरह हमला करते देखा है? गो के इसराइली जारहियत के बायस आलमी और बिलखुसूस मगरबी दुनिया दबाव में तो है, लेकिन अभी भी इसराइल के लिए नरम गोशा भी रखा जा रहा है, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में सामने आई, जब इस हमले की मजम्मत के लिए एक करारदाद तो पेश की गई, लेकिन इस करारदाद में इसराइल का जिक्र तक नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कतर पर हमले की मजम्मत करते हुए कशीदगी में कमी पर जोर दिया, ताहम इसराइल का नाम नहीं लिया जिसने ये हमले किए। सलामती कौंसिल के इस बयान के लिए तमाम 15 रुकन ममालिक की मंजूरी दरकार थी, जिसमें इसराइल का इत्तेहादी अमरीका भी शामिल है। कौंसिल के अरकान ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी हिमायत पर भी जोर दिया। सलामती कौंसिल के बयान में दोहा को खित्ते के एक कलीदी सालिस के तौर पर बयान किया, जो इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुज़ाकरात में मिस्र और अमरीका के साथ किरदार अदा कर रहा है। बयान में कहा गया कि कौंसिल के अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि यह गमालियों की रिहाई बशमूल वो जिनकी मौत हमास के हाथों हुई और गजा में जंग और तकालीफ का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह रहनी चाहिए। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार ने भी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। दूसरी तरफ हमास ने खुलेआम इल्जाम लगा दिया कि अमरीका इसराइल के साथ इस हमले में शरीक है। हमास की जानिब से कतर में शहदा की तदफीन के मौका पर इसराइल पर गजा जंग बंदी मुज़ाकरात को सबूताज करने का इल्जाम भी आयद किया गया। हमास के ओहदेदार फौजी बरहूम ने एक बयान में कहा कि ये जुर्म पूरे मुज़ाकराती अमल का कत्ल और कतर और मिस्र में हमारे सालसी भाइयों के किरदार को दानिस्ता निशाना बनाना था। फौजी बरहूम ने इल्जाम लगाया कि अमरीका इसराइली हमले में मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। हमास के मुताबिक उसके 5 अरकान शहीद हुए, जिनमें आला मुज़ाकरातकार खलील उल हय्या का बेटा हम्माम, उनके दफ्तर के डायरेक्टर जहाद लिबाद और बॉडीगार्ड अहमद ममलूक, अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद और मोमिन हसून शामिल है, जबकि एक कतरी लास कारपोरल भी हमले में शहीद हुआ। अहम बात यह है कि इसराइल ने जिन हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए हमले किए, वो भी मंजर आम पर आ गए हैं। अल-हद्स न्यूज़ के मुताबिक इसराइल ने 2 सितंबर को हमास के जिन रहनुमाओं को निशाना बनाया था, वो इस हमले के बाद मक़तूलीन की नमाज जनाजा में पहली मरतबा सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ सामने आने वाली तस्वीर में हमास के कुछ रहनुमाओं को हमले के मुतासरीन की नमाज जनाजा में शिरकत करते हुए दिखाया गया है। इन तस्वीर में हमास के रहनुमा उसामा हमदान, तहरीक के सियासी दफ्तर के रुकन इज़्ज़तुर रश्क और हस्साम बदरान को कतरी दारुल हुकूमत में हमले के बाद दिखाया गया। वाज़ेह है कि दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं। कतर ने 2012 में अमरीका की मंजूरी से हमास को दोहा में एक सियासी दफ्तर कायम करने की इजाज़त दी थी, ताकि इस ग्रुप के साथ राब्ते का चैनल कायम रहे। कतर पर हमले के बाद खलीजी रियासतों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि खलीजी ताउन कौंसिल के किसी रुकन मुल्क पर जारहियत दरअसल पूरे खलीजी सलामती ढांचे पर हमला है। इस तरह के बयानात से जाहिर होता है कि दोहा पर हमले को सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम पर जरब समझा जा रहा है। ये सारी कशीदगी ऐसे वक्त में सामने आई जब आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 142 ममालिक ने भारी अक्सरियत से फ़लस्तीनी रियासत के हक में वोट दिया। AFP के मुताबिक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से करारदाद के मतन में कहा गया है कि हमास को तमाम यरगमालियों को आज़ाद करना चाहिए और ये
कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से शहरियों के खिलाफ किए गए हमलों की मजम्मत करती है। करारदाद में गजा में जंग के खात्मे, 2 रियासती हल के मौसर नफाज की बुनियाद पर इसराइल फलस्तीन तनाज़े के मुनसिफाना, पुरअमन और देर पा तस्फिये के हुसूल के लिए इज्तिमाई कोशिशों का भी मुतालबा किया गया है। एलामिया जिसकी अरब लीग ने पहले ही तौसीक की थी और जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा के 17 रुकन ममालक बशमूल कई अरब ममालक ने उस पर दस्तखत किए थे। हमास की मजम्मत करने के अलावा उसे गजा की क़यादत से मुकम्मल तौर पर बेदखल करने का मुतालबा करता है। एलामिया में कहा गया है कि गजा में जंग के खात्मे के तनाजुर में हमास को गजा में अपनी हुक्मरानी खत्म करनी चाहिए और एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के मकसद के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और हिमायत के साथ अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देने चाहिए। इस फरवरी इजलास में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का वादा किया है। ताहम इस सब के बरक्स इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलेआम 2 रियासती हल को मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने मगरबी किनारे में मुतनाज़ आबादकारी के नए मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत मजीद 3400 यहूदी मकानात तामीर होंगे और बैतुल मक़दस से मगरबी किनारे का बड़ा हिस्सा मुनक़ता हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये ज़मीन हमारी है, हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। इसी दौरान गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ इंतहाई खौफनाक हैं। इस्राएली बमबारी ने मजीद दर्जनों फलस्तीनियों की जान ले ली है, जबकि कहत और भूख के बायस भी अमवात हो रही हैं। गजा में इस्राएली फौज की शदीद बमबारी से मजीद 72 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि भूख की शिद्दत से मजीद 5 फलस्तीनी इंतकाल कर गए हैं। गजा के शहरी एक बार फिर बेघर होने पर मजबूर हैं। इस्राएली फौज की जानिब से पंफलेट गिराकर शहरियों को निकलने के अहकामात दिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी गजा में ना कोई महफूज जगह है, ना खुराक और ना ही पानी। इस वक्त वहाँ लाखों लोग इस मखमसे में हैं कि रहें या अपने घरों को छोड़ दें। इन तमाम वाक़यात के तनाजुर में देखा जाए तो कतर पर हमला सिर्फ एक मुल्क पर जारहियत नहीं, बल्कि उस वसी तर सफारती अमल को सबूताज करने की कोशिश है जिसके जरिए जंग बंदी और इंसानी अलमिया को रोका जा सकता था। सलामती कौंसिल के नीम दिल बयानात और अमरीकी दोगली पॉलिसी इस बहरान को हल करने के बजाय मजीद पेचीदा बना रहे हैं। एक तरफ फलस्तीनी रियासत के क़याम पर करारदादें पेश की जा रही हैं, दूसरी तरफ इस्राइल मुसलसल अपने तोसी मंसूबे पर अमल पैरा है। इस सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या आलमी बरादरी वाकई अमन चाहती है या फिर ताकत के तवाज़ुन को इस्राइल के हक में मजीद झुकाने पर राजी हो चुकी है। कतर इसराइल तनाज़े और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के हवाले से वोटिंग पर मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर मसूद खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि एक तरफ इसराइल की जो जारहियत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तकरीबन 6 से 7 ममालिक जो है वो निशाना बन चुके हैं और रिसेंटली कतर पे अटैक किया गया और अमेरिका के बारे में ये कहा गया कि अमेरिका को बिल्कुल इल्म नहीं था। अमेरिकी सदर कहते हैं कि मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी इसराइल कह रहा है कि हमें दोबारा करना पड़ा तो हम फिर टारगेट करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर भी इस पे एक स्टेटमेंट आती है, लेकिन स्टेटमेंट में मजम्मत तो होती है इस कतर पर हमले की, लेकिन नाम नहीं लिया जाता इसराइल का। क्या आपको लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या मुस्लिम ब्लॉक हो या अमेरिका हो, वो इसराइल के जो प्लान्स हैं ग्रेटर इसराइल के या जो भी उसके तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं उसे रोकने में कामयाब हो सकेंगे? जी, सबसे पहले तो सलामती काउंसिल में जो आज बयान आया है और जिसमें इसराइल के बगैर नाम लिए मसम्मत की गई है, ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर इस किस्म के बयानात या इस किस्म के करारदादों को वीटो करता रहा है और पूरी की पूरी सलामती काउंसिल उसके सामने बेबस थी। लेकिन इस मरतबा अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो इसराइल का जो है अमेरिका में बहुत असर और रसूख है, ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा में भी और सलामती काउंसिल में भी इसराइल के ऊपर कभी भी इस तरीके से बराह रास्त हमला नहीं किया जाता। मतलब है कि बरसों गुजर जाते हैं लेकिन उसके जितने भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं उनके सिलसिले में उनको जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। लेकिन दूसरा आपका सवाल ये है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस किस्म की जवाबदेही होगी, इस किस्म के बयानात आएंगे और सलामती काउंसिल जो आलमी निज़ाम का अहम तरीन इदारा है वो इसराइल को रोकेगा। और लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिज़म का मुज़ाहरा कर रहा हूँ कि अभी भी जो है वहाँ जो रियल पॉलिटिक है, जिस किस्म के वहाँ मारूजी हालात हैं, इसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन चलिए एक बयान तो आया, अब दूसरी तरफ जाइए कि आपका ये कि क्या वो दोबारा हमला करेगा। उसने वाज़ेह तौर पर इसराइल ने कह दिया है
कि वो हमला करेगा। उनके सदर मिस्टर हर्ज़ोग ने जो है वहाँ लंदन में चैथम हाउस में ये बात कही। उसके बाद नेतन्याहू जो उनके वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये धमकी न सिर्फ कतर को दी है बल्कि दूसरे ममालिक जहाँ हमास के नुमाइंदे पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मिस्र में होंगे वो। मिस्र भी जो है एक सहूलतकार के तौर पर काम करता रहा है ताकि गज़ा में जंगबंदी हो सके और मुस्तकिल जंगबंदी हो सके जो हमास का या मुतालबा है। तो इसलिए वो इसकी जद में आ सकते हैं। और इसराइल ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, यानी ये कि अमेरिका के करीब तरीन हलीफ के ऊपर उसने हमला किया, उसकी सरजमीन के ऊपर जाके हमला किया है और उन लोगों पे हमला किया है जो अमेरिका की एक तजवीज़ के ऊपर गौर कर रहे थे, तजवीज़ जो जंगबंदी के लिए थी और अमन सलामती के लिए थी। और ये मेरा ख्याल है कि उसमें जो ये भी हुआ होगा कि फ़लस्तीनी रियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर ये नहीं था तो कम से कम ये ज़रूर था उसमें जो अमेरिका की तरफ से तजवीज़ थी कि जंगबंदी किन शराइत पे करवाई जाए और जो यरगमाली है, इसराइली यरगमाली हमास के पास जो है उनको किस तरीके से वापस लाया जा सके। तो इसमें एक तीसरा नुक्ता जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अमेरिका के वादों के सिलसिले में पूरे मशरक़ वस्ता में शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, या क्योंकि अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखा जाता था। वो समझते थे कि ये वो छतरी है जो उनको हर ख़तरे से महफूज रखेगी। और इसराइल के साथ तो उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे, अमारात ने आगे बढ़ के उनके साथ राब्ते किए। या सऊदी अरब ने बहरीन को, जो इसका एक तकरीबन बहुत ही करीबी मुल्क है और बहरीन कोई चीज़ भी जो है रियाद से पूछे बगैर नहीं करता, ऐसा ही है। उसे इजाज़त दी कि वो इसराइल को तस्लीम करे। ओमान ने पहले किया हुआ है। तो इन मुल्कों ने अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सलामती के लिए ये कदम उठा रहे थे या उठा चुके थे। और जब सदर ट्रंप दौरे पे आए थे तो उनकी आवभगत की, उनको कीमती तोहफे दिए और उसके बाद अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी के वादे किए। तो इस वजह से ये है कि वो समझते थे कि ये उनको एक ठीक। किस्म की अमेरिका के साथ इंटरडिपेंडेंस की इंश्योरेंस मिल गई है। वो इंश्योरेंस वक्त पे काम नहीं आई, कम से कम कतर के मामले में। मैं इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान को खराज तहसीन देना चाहता हूँ कि हमने फौरी जाकर कतर के साथ इजहार जी। यकजहती किया। और उसके बाद आप फरमा रहे थे कि क्या इस्लामी ताउन तंजीम या अरब लीग जो है वो कदम या उठा सकेंगे? नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं और करारदादों की हद तक तो सख्त से सख्त तरीन करारदाद पास कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कोई अमली कदम उठाएंगे, इसके बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो ऐसा ना कर पाए। लेकिन क्या अब उनके लिए मजबूरी बन नहीं गई कि एक के बाद एक मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल के निशाने पर है? आज कतर बना है, कल किसी और का नंबर होगा। ये सोच तो इस वक्त बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी के साथ पाई जा रही है। तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, पर्टिकुलरली जो गल्फ में जो कंट्रीज़ हैं, उनमें तो ज़्यादा इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के पास जो एक विंग है वो पीस कीपिंग का है, यानी उनके पास भी तकरीबन लाख सवा लाख के करीब ट्रूप्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है अमन कायम करने के लिए होते हैं। उसके पास कोई ऐसे फौजी दस्ते मौजूद नहीं होते जो जाके कहीं अमन या नाफिज कर सके। यानी और उसे सहारा लेना पड़ता है दूसरे ममालिक का। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका इजाज़त देगा या और दूसरे ममालिक देंगे, कोलिशन ऑफ द विलिंग जो है उसका कोई वो सहारा ले लेते हैं। लेकिन जो अरब लीग है और इस्लामी ताउन तंजीम है, उसमें इस किस्म के कोई मैकेनिज़म्स मौजूद नहीं हैं। सही यानी है। उनकी कोई, उनका स्ट्रेटेजिक सोच तो है, लेकिन उनके पास कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक ट्रूप्स या कोई इस किस्म की दिफाई सलाहियत नहीं है, इस्तेदाद नहीं है, जिससे वो कोई मजमूई तौर पर कोई हमला कर सके। अच्छा, कतर और सऊदी अरब और अमारात वो इसलिए नहीं हमला कर सकते कि उनकी मईशत तबाह हो जाएगी। और सऊदी अरब बिलखसूस जो है वो इस वक्त उसमें बहुत अहम तब्दीली हो रही है, माशी, तकनीकी या और हर मैदान में, हर शोबे मैदान में। तो इस किस्म की चीज़ों के बारे में उन्होंने गौर से सुनना है। जब ये के आसार आई हुई मगरबी अखबारात में, बिलखसूस अमेरिका के एक अखबार में या एक आउटलेट में, न्यूज़ आउटलेट में, कि शायद इसकी वजह से ये जो कतर में हमला हुआ है दोहा पे, उसमें ये हो सकता है कि, या बल्कि उन्होंने कहा, रिपोर्ट किया कि कतर के अमीर जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात और बिलखसूस अमेरिका का जो सबसे बड़ा मशरक़ वस्ता में सही। फ़ौजी अड्डा है उसके बारे में
अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करेंगे। लेकिन इसकी फौरी तरदीद कतर से आई कि अमेरिका उनका देरीना दोस्त है और वो सही। कोई किसी किस्म के ऐसे फासले बढ़ाना नहीं चाहेंगे। मुशीद खान साहब, जो आज वोटिंग हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम के हक़ में 142 ममालिक ने उसके हक़ में वोट दिया है, 10 ने उसके खिलाफ वोट दिया। क्या समझते हैं इस करारदाद की क्या सिग्निफिकेंस होगी इस वोटिंग की? क्या इसके को फ़ायदा होगा फ़लस्तीन को या गज़ा के मुसलमानों को? जी, जनरल असम्बली दुनिया की पार्लियामेंट है और वहाँ तमाम ममालिक की रिप्रेजेंटेशन होती है। जो 193 ममालिक हैं उनकी वहाँ नुमाइंदगी मौजूद है और उनकी अक्सरियत फ़लस्तीन को तस्लीम करती है और मुतालबा भी कर रही है कि जो बड़े ममालिक हैं या जो सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं, वो भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार और मुत्तसिल रियासत के तौर पर तस्लीम करें। तो बहस जो है उसमें फ़लस्तीन को और कतर को बहुत मदद मिलेगी, उनको सपोर्ट आएगी। उनका जो एलामिया है या जो डिक्लेरेशन है वो भी बहुत मजबूत होगा और ये एक एतबार से ये अच्छा तनाजुर बन रहा है, क्योंकि बरतानिया ने, फ्रांस ने, स्पेन ने और दूसरे आयरलैंड, बहुत से ममालिक ने जो है फ़लस्तीन को या तो तस्लीम किया हुआ है या करने वाले हैं। उन्होंने ये ऐलान किया कि जनरल असम्बली के आला सतही इजलास में वो दोबारा यानी वो बाकायदा फॉर्मल अंदाज में जो है फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर। तो ये बहुत अहम है। क्या जनरल असम्बली इसराइल के हमले रोक सकती है? मेरा ख़्याल है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये जो आलमी रायआमा बन रही है सही। यानी बैनुल-अक़वामी निज़ाम में और मग़रब के शहरों में बिलख़ुसूस जो इसराइल की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और अमेरिका की इसराइल की हिमायत के ख़िलाफ़ जो रायआमा सही। बन रही है, उसकी वजह से हो सकता है कि दुरुस्त और साइब फ़ैसले किए जाएँ। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर इन करारदादों से इसराइल को रोका तो नहीं जा सकेगा जारहियत से, लेकिन दबाव जो है अमेरिका और इसराइल पर ज़रूर पड़ेगा, जो फ़लस्तीन, कतर और दीगर ममालिक के हक़ में साबित हो सकता है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सैलाब की कि जिससे इस वक्त पंजाब और सिंध के कई इलाके बुरी तरह से मुतासर है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिंध और पंजाब के कई इलाकों को इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में तुग़यानी ने हजारों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है और लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। पंजाब के कई अजला में तूफानी बारिशों और भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। दरिया चनाब में पंजनद हेडवर्क्स में पानी की निकासी गैर मामूली हद तक बढ़ गई है और 6,68,000 क्यूसेक से तजावुज कर गई है। रात देर गए शुजाबाद के करीब हिफाजती बंद दोबारा टूट गया, जिसकी वजह से दरिया के किनारे बसने वाले लोग पानी में डूब गए। नीचे की तरफ दबाव ने सिंध के गुड्डू और सक्कर बैराजेस को भी मुतासर किया, जो अब भी दरमियाने दर्जे के सैलाबी पानी के साथ 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा बहाव रिकॉर्ड कर रहे हैं। रहीम यार खान ने हुक्काम ने रिपोर्ट किया कि चचरा शरीफ से 6,60,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। तहम मुकामी इलाकों के लिए कोई फौरी खतरा नहीं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के आदाद और शुमार के मुताबिक पंजनद में 6,68,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बहा, जबकि गुड्डू और सक्कर बैराजेस में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा बहाव रिकॉर्ड हुआ। दूसरी जानिब बहावल नगर में रेस्क्यू 1122 की कश्ती उलटने से 2 अफराद डूब गए, जिसमें 23 अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला में एक और कश्ती जिसमें 25 अफराद सवार थे उलट गई। 5 अफराद बशमूल बच्चे लापता हो गए। हुकाम ने रिपोर्ट किया कि मुजफ्फरगढ़ के सेदपुर, खैरपुर और बेतनबी शाह में और जलालपुर पीरवाला में 7,06,000 अफराद 148 मवाज़े में मुतासर हुए हैं। खानेवाल में 1,59,29 अफराद दरियाओं के किनारे से निकाले गए, जबकि 1,28,658 एकड़ फसलें जेर आब आ गईं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हालिया सैलाब में मुख्तलिफ हादसात में 97 शहरी जाँ-बहक हुए, जबकि दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के 22,4500 से जायद देहात मुतासर हुए। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2,334 देहात मुतासर हुए, जबकि दरियाए सतलुज में सैलाब के बायस 672 देहात मुतासर हुए, जबकि दरियाए रावी में सैलाब के बायस 1,482 मौजाजात मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 44,98,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब में फंसे 24,51,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 19,01,000 मवेशियों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक पिछले 3 दिनों में सिर्फ मुल्तान में
13,600 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया और 25,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पूरे सूबे में 3,62,000 से ज्यादा अफराद को 139 रेस्क्यू कश्तियों के जरिए निकाला गया। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने सैलाब की दूसरी लहर की तस्दीक की। मॉनसून इंशाल्लाह अब अगले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी और जो रेले बह रहे हैं उनको हम इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। तकरीबन अब 2 वेव्स जो हैं वो मॉनसून की तो बहुत सी वेव्स आई हैं, यानी ये सैलाब की दूसरी वेव जो है वो अब पंजनत तक पहुंच चुकी है तकरीबन, या 2 दिन में पहुंच जाएगी। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए हुकूमत जहां दीगर इक़दाम उठा रही है, वहां बिजली के बिलों में रिलीफ देने की कोशिश भी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम को सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले अफराद के बिजली बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना पर IMF से राब्ते की हिदायत की है। इस वक्त पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, बात करके हमारे साथ मौजूद हैं हेड पंजनत पर हमारे नुमाइंदा ज़ियाउल हक शहजाद, जबकि सक्कर से हमारे नुमाइंदा अहकर रिजवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहकर आपका और ज़ियाउल हक शहजाद आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले ज़ियाउल हक शहजाद की क्या सूरत हाल है हेड पंजनत पर, और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तबाही हो चुकी है जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील है अलीपुर, तो क्या वहाँ पे हालात हैं और सूरत हाल इस वक्त सैलाब की क्या है हेड पंजनत के ऊपर? ये देखें समर, यहाँ पर हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। यहाँ पर हेड पंजनत से जो इस वक्त जो है 6,64,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूँ तबाही इलाके अलीपुर की, तो वहाँ पर हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं और यहाँ पर ये जो दरियाए चनाब का सैलाबी रेला है वहाँ तबाही की दास्तान रकम कर रहा है। यहाँ पर अलीपुर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें अज़मतपुर, इसके अलावा नजरू वाली हट्टी, इसके अलावा यहाँ पर लत्ती माड़ी, सीतपुर और इसके अलावा जो सराउंडिंग में घलवा का इलाका है, चौकी गबोल है, ये बुरी तरह सैलाबी पानी की लपेट में है। यहाँ पर 6 से 8 फुट तक घरों के में पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर हज़ारों एकड़ रकबा पर जो खड़ी फसलें हैं वो सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी हैं और जो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो काश्तकारी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो काश्तकार हैं, जमा पूंजी अपनी लुटा कर वो इस वक्त खुले आसमान तले, जो अफसोसनाक सूरत हाल हमें देखने में आई है कि वह यहाँ पर चंद्रबान एक नाला है, वहाँ पर खुले आसमान तले हज़ारों की तादाद में मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, खुले आसमान तले मौजूद है। इसके अलावा मैं अगर आपको इंतज़ाम के रेस्क्यू के हवाले से बात करूँ तो रेस्क्यू का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर कुंदराला है, कच्ची लाल है, अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैलाब मुतासिर मौजूद है, मगर हमने यहाँ देखा कि रेस्क्यू का अमल भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इंतज़ामिया की जानिब से फ़्लड रिलीफ कैंप्स तो यहाँ कायम किए गए हैं, लेकिन अगर वो हैं तो या तो दूर हैं फ्लड रिलीफ कैंप से या उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, लेकिन मुतासरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सीतपुर का मज़ाफ़ाती इलाका है, खानगढ़ डोमा और सीतपुर के दीगर जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो भी पूरी तरह सैलाबी पानी की लपेट में है। अब मैं आपको ज़रा उच्च शरीफ की सूरत हाल बता दूँ, क्योंकि हेड पंजनत के एक जानिब अलीपुर है और दूसरी जानिब उच्च शरीफ है। तो अलीपुर और उच्च शरीफ ये हेड पंजनत के से यहाँ डाउन स्ट्रीम से जो पानी गुजर रहा है उससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। यहाँ पर अहमदपुर उच्च शरीफ के जो इलाके हैं जिसमें बख्तियारी है, चक की हल है, जिसमें जागीर शिकरानी है, जिसमें रसूलपुर है, यहाँ पर मक्खन बेला है और यहाँ पर बिडानी है, चक की हल है, दीगर मौजा गमानी है, दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है घरों में 7 से 8 फुट पानी जमा है। रज़वी ये बताइएगा सिंध में क्या सूरत हाल है, पर्टिकुलरली जब पानी अब पंजाब से सिंध में दाखिल हो रहा है, गुड्डू बराज पर क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ जो इलाके कच्चे के इलाके हो गए और बाकी जो इलाके जहाँ पानी के दाखिल होने के खदशात हैं वहाँ से क्या लोगों की नकल मकानी हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सैलाबी रेले तो यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। गुड्डू के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत फिलहाल तो बरकरार है और ये इसमें इजाफे भी मुमकिन है, क्योंकि पंजनत से जैसे पानी यहाँ पे दरिया सिंध में दाखिल होगा और दूसरा तोसा की तरफ से पानी आता है तो उसके बाद कैलकुलेशन होती है कि मजबूरी तौर पर कितना पानी यहाँ पे आ सकता है। मगर ये कि इसमें एक और चीज अपडेट करता चलूँ कि ये यहाँ पे पानी की जो सूरत हाल है, पहले ये खदशात थे कि 9 से 10 लाख तक पानी के आने की इम्कानात थे और इसी वजह से 6 पॉइंट्स जो थे जिनको जो है डिक्लेयर भी किया गया था, जिनमें जो है केके बंद, गौसपुर बंद, कादरपुर बंद, शेंग बंद हो गया, उल्रा जागीर बंद और अकल आगाही बंद की। जिन बंदों को कमजोर करार दिया गया था और खतरनाक भी करार दिया गया था कि अगर पानी बढ़ा 8 से 9 लाख क्यूसेक के दरमियान आया तो फिर ये बंद टूटने का खदशा है। मगर ताहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है, यहाँ पे 7 लाख तक की मैक्सिमम यहाँ पे पानी की आमद होगी। मगर ये तारीख रही है सक्खर के मकाम पर नहीं, सिर्फ दरिया सिंध की पूरी तारीख है कि एक तरफ कंकोट का तरफ है और दूसरी तरफ घोटकी यानी इस तरफ 2 बैंक हैं, एक लेफ्ट बैंक पे घोटकी है और राइट बैंक पर जो है कंकोट है।
तो लिहाजा दोनों के दरमियान पानी की गुंजाइश इतनी है कि 14 लाख क्यूसेक भी एक तारीख रही है कि यहाँ पे पानी गुजर चुका है। मगर अब क्योंकि डीसिल्टिंग नहीं हुई, सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि हुकूमत की कमजोरी कहें या नाअहली कहें, आपाशी महकमे की, कि यहाँ पे डीसिल्टिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से अंदर से दरिया के अंदर जगह नहीं बनी कि पानी ज्यादा वहां पे स्टोर करे। 11 लाख क्यूसेक की गुंजाइश बाकी बची है। बहुत शुक्रिया अकर रिजवी आपका और रिजवान शहजाद आपका, आपने अपडेट किया। इस वक्त पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल क्या है, पर्टिकुलरली अलीपुर और दीगर जो मुल्तान के जो इलाके हैं, भावलपुर के जो इलाके हैं, वहाँ सैलाब की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया साहब। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा, आप खुद भी इस वक्त अलीपुर के इलाके में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर इवैक्यूएशन की, और पानी के जो वहाँ पे इस वक्त काफ़ी बस्तियों के अंदर दाखिल हो चुका है, क्या हालात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त जो ओवरऑल पंजाब का सारे दरियाओं की सूरत हाल थी, वो इस वक्त पानी की पीक्स ये पंजनद के मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। और अलीपुर इस वक्त जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील है उसमें शदीद दबाव है। हमें आपके इल्म में है कि पिछले 48 घंटे वो मुल्तान में काफी क्रिटिकल रहे, और रात के पिछले पहर भी 42 RD जो हमारी एम्बैंकमेंट थी चनाब की, ये ब्रीच हुई शुजाबाद के मुकाम पे। इस वक्त एक चैलेंज हमें उससे निपटने का है, और उसके साथ साथ दूसरा जो है वो हमें जलालपुर ऑलरेडी एक हॉटस्पॉट था, लेकिन द गुड थिंग इज कि इस वक्त पानी रिसेशन की तरफ है, और पानी तकरीबन 8 से 10 इंच वो रिसीड कर चुका है। हमें ये इंशाल्लाह कभी इम्कान है कि रात में पानी मजीद रिसीड होगा। और आज भी आपने देखा कि पंजनद पे अपनी पीक अटेन करने के बाद तकरीबन 6,84,000 क्यूसेक्स के बाद अब पानी दोबारा स्टेडी ट्रेंड में है, और अल्टीमेटली इसने अब रिसेशन की तरफ जाना है। और इसी तरह से आगे गुड्डू पे भी पानी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक्स वहां पे पानी हो चुका हुआ है, और मजीद हमें अगले 24 से 48 घंटे में ये गुड्डू के मुकाम पर पानी इंक्रीज करेगा। अलीपुर की आपने बात की, अलीपुर में मैसिव इनंडेशन है मुजफ्फरगढ़ में, और यहाँ पे एक मैसिव लेवल पे हम इवैक्यूएशंस को भी पॉसिबल कर रहे हैं। इस वक्त आपके इल्म में है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से PDA में पंजाब ने 5 हेलीकॉप्टर्स इस एरिया में, ना सिर्फ वो लोगों को जो हायर प्लेसेस पे स्टेशन है उनको ना सिर्फ हम खुराक वहां पे प्रोवाइड ऊपर से उनको लिफ्ट करके खुराक वहां पे भेज रहे हैं, बल्कि लोगों को भी लिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ अब मैसिव इस वक्त जो बोट्स हैं, तकरीबन पूरे पंजाब का ये कहना गलत नहीं होगा कि वो प्राइवेट सेक्टर की बोट्स हों, वो पाकिस्तान आर्मी की बोट्स हों, या वो रेस्क्यू 1112 की बोट्स हों, वो सारी जलालपुर में, मुल्तान में और फिर अलीपुर के मुकाम पर आज अभी जो यहाँ मुजफ्फरगढ़ अलीपुर पे पहुंचने के से पहले रहीम यार खान को आपके इल्म में है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आज ये डिटेल्ड विजिट हुआ, और यहाँ पे भी लियाकतपुर और जो मुलेका इलाके हैं, इन इलाकों से कब तक पानी मुकम्मल तौर पर रिसीड हो जाएगा? क्योंकि पीछे तो अब मजीद ऐसा कोई रेला है नहीं है जो मजीद मुतासिर कर सके। अब जो पानी वहां पे खड़ा है, जो इनंडेशन है, आप खुद बता रहे हैं कि कई इलाकों में पानी अब रिसीड होना शुरू हो गया है, तो कब तक मुकम्मल तौर पर पानी यहां से निकल जाएगा, रिसीड हो जाएगा? जी, मुकम्मल तौर पे पानी का एक तो रिसीड जो है ये इंशाल्लाह अगले 48 से 72 घंटे में एक विजिबल हमें इसमें रिसेशन नजर आएगा, और पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों से रहीम यार खान समेत पानी एक हमें प्रॉपर तरीके से रिसीड होता हुआ नजर आएगा। अपर साइड ऑलरेडी हमारी काफी हद तक क्लियर हो गई है, वो रावी की हो, चनाब की हो या सतलुज की हो। आज मॉर्निंग में हम कसूर में थे, तो कसूर में भी अब पानी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज होके इवन जो 3,85,000 क्यूसेक्स जिसने अटेन किया था, अब वो 95,000 क्यूसेक्स पे आ गया, लेस देन अ लैख। तो इंशाल्लाह अगले 48 से 72 घंटे में पंजाब के तमाम इलाकों से पानी ने रिसीड करना है, और पंजनद डाउन स्ट्रीम हमें थोड़ा बहुत चैलेंज उसके बाद भी शायद रहे, लेकिन जो मेन पानी है वो हमारा अगले 72 घंटे में गुजर के सिंध में दाखिल हो जाएगा। जी, उस शरीफ के भी काफ़ी इलाके वहाँ पे भी जो है देहात वो भी ज़ेरे आब आए हैं। तो ये बताइएगा कि पंजाब से ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये सैलाब जो है ये कब तक यहाँ से मुकम्मल तौर पर सिंध में दाखिल हो जाएगा? क्योंकि मजीद तो अब ऐसा कोई सैलाबी रेला आ नहीं रहा भारत की तरफ से, कि मानसून का ये लास्ट स्पेल था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मॉनसून का लास्ट स्पेल था। हमारे पास 16 से 19 3 दिन के लिए एक और वेस्टर्ली वेव का एक छोटा
सिस्टम आ रहा है, लेकिन उसकी कोई इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन उसके पेश नजर हल्की फुल्की बारिश जरूर होगी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन ओवरऑल इंडियन डैम्स में अब बाकायदा कुशन बन चुका हुआ है। उन्होंने बिल्कुल अब रेगुलेटेड फ्लोज देना शुरू किए हैं और बहुत कम अब डिस्चार्ज नीचे पंजाब की तरफ आ रहा है। तो मीनिंग देयर बाय कि अब जो बाकी पानी हमारे दरियाओं के सिस्टम में था, सिर्फ इसने अल्टीमेटली अपने ग्रेडियंट के जरिए सिंध में जाना है। और मोस्टली पानी हमारा अब मुल्तान स्ट्रेस में था, लेकिन आज पिछले 12 घंटे से अब वो रिसीड कर रहा है। अब सिर्फ अगले जो 3 जिले हैं, जिसमें अलीपुर खास तौर पे, मुजफ्फरगढ़ की तहसील और आगे इसी तरह राजनपुर और लियाकतपुर जो है, ये इसकी रहीम यार खान की तहसील, इनमें इस वक्त थोड़ा स्ट्रेस रहेगा और ये अगले 48 घंटे में चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त आपके लिए? जाहिर है बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज के वाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे जो है वो मेडिकल इश्यूज वहाँ पे जो है वो जो है इमर्ज हो रहे हैं। वबाई अमराज जो है, मुतअद्दी अमराज है, वो इमर्ज हो रही है सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर जहाँ पानी खड़ा है। किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा इस वक्त फैल रही हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हैं इस वक्त उनका बहुत ज्यादा आउटब्रेक का खदशा है। और इसी के पेश नज़र पंजाब के जितने भी क्लिनिक ऑन व्हील्स थे, वो हमने इस वक्त जितने सैलाबी इलाके हैं और जितने फ्लड प्लेन और इनंडेशन हैं वहाँ पे मौजूद हैं। बोट ऑपरेशन जो है वो मेडिकल सर्विसेज दे रहा है क्लिनिक ऑन बोट के जरिए से। और इसके अलावा हमने मैक्सिमम मेडिसिन को इंश्योर किया है। और ये वाटर बॉर्न डिजीजेज को मेन इस वक्त प्राइमरी हेल्थ केयर ने भी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी इनको फोकस किया हुआ है। तो ये एक हमारा चैलेंज जरूर है। इसके अलावा अब इस आगे जो है वो रिहेबिलिटेशन का वो प्रॉपर चैलेंज गवर्नमेंट के सामने है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑलरेडी एक मेगा जो हमारा कॉम्पनसेशन का पैकेज है उसको अनाउंस कर दिया हुआ है। तो जिसके पेश नज़र अनकरीब ये हमारा एक डिजिटल सर्वे वो स्टार्ट होगा ट्रांसपेरेंट मैनर में। और जितने भी लोग हैं जिनके नुकसानात हुए, वो जानी नुकसान हो, वो क्रॉप्स का नुकसान हो या वो उनकी घरों का नुकसान हो, इस तमाम को इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह। फाइनली ये नॉर्मल सी कब तक आ जाएगी पंजाब के उन इलाकों में जहां सैलाब का काफी ज्यादा स्ट्रेस रहा है? समर साहब, काफी हद तक नॉर्मलसी आ गई है। अगर मैं बात करूं जो अपस्ट्रीम एरियाज हैं, जिसमें अब सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरात हो गया, गुजरात, जी ये अब काफी हद तक नॉर्मलसी की तरफ हैं। यहाँ के जो रिलीफ कैंप्स हैं वो भी अब वाइंड अप कहीं कुछ जगहों पे हो रहे हैं, जहाँ से लोग, और बल्कि अब लोगों को जब वापस भेजा जा रहा है तो उनको ना सिर्फ ड्राई राशन दिया जा रहा है, बल्कि साथ ही उनका ये सर्वे होगा तो उनको प्रॉपरली कॉम्पनसेट भी कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे DGPDA पे पंजाब इरफान अली काठिया की, जो अपडेट कर रहे थे पंजाब के अंदर सैलाब की और रिलीफ और रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ इस वक्त चल रही हैं। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। कायमा कमेटियों से क्या अब अगले मरहले में कौमी असम्बली और सेनेट की नशिस्तों से भी इस्तीफे दिए जाएंगे? ये मरहला कब आएगा और तहरीक इंसाफ क्या इस तरफ बढ़ रही है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत हस्ब मामूल और हस्ब रिवायत इस वक्त भी एक पेचीदा मोड़ पर खड़ी है, जहां अपोजिशन को कानूनी और सियासी चैलेंज दरपेश है, हुकूमत को गवर्नेंस, मईशत और परफॉर्मेंस का चैलेंज दरपेश है, अदलिया को अपनी साख और बाहमी इख्तलाफात का चैलेंज दरपेश है, जबकि रियासत को दहशत गर्दी और सैलाब का चैलेंज दरपेश है। एक तरफ PTI की क़यादत अपनी सियासी जद्दोजहद को डील के बयानिए से दूर रखने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ बानी PTI और उनकी अहलिया अदालतों में अपने मुकदमात के हवाले से रिलीफ मांग रहे हैं। हालिया दिनों भी PTI और इमरान खान के लिए डील और ढील की सरगोशियां होती रही हैं। गो के ज़मीनी हक़ाइक़ ने भी इन बातों को महज क़यास आराइयों से ही ताबीर किया था। फिर भी PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज मुकम्मल तौर पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान किसी डील के मुतलाशी नहीं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डील का लफ्ज़ हम मुस्तरद कर चुके हैं, कोई डील नहीं हो रही। अगर डील होती तो बानी PTI 2 साल जेल में ना गुजारते। PTI चेयरमैन का मजीद कहना था कि अदलिया और जमहूरियत की बारादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, डील का सवाल ही नहीं उठता। हमारे खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो पार्टी छोड़ गया उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना, हमारे लोगों को सजाएं हुई और वो नाअहल भी हुए, उसका सियासी हल जरूरी है, अभी भी देर नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI का
नुमाइंदा हो, चाहे वो जेल में हो या बाहर, बानी पीटीआई सख्त नहीं है। उन्होंने 3 सालों में बहुत लचक दिखाई। जबकि मैंडेट चोरी हुआ तो बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात करे, कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तब भी इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात करें, कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ गुडविल तो वो भी दिखाएं। गो के बैरिस्टर गौहर ने अपने मौके में एक बार फिर हुकूमत और रियासत को यह पैगाम जरूर दिया कि पीटीआई के लिए कुछ ना कुछ लचक दिखाई जाए और इन तनाज़ात का सियासी हल होना चाहिए। तहम सवाल यह है कि बैरिस्टर गौहर की अपील सिर्फ हुकूमत से है या उनकी अपनी पार्टी के बानी इमरान खान से भी, तो बज़ाहिर किसी सूरत भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या बातचीत को तैयार नहीं। दूसरी तरफ पीटीआई को अंदरूनी तौर पर भी तफरीक और तजाद का चैलेंज दरपेश है, जहां पार्टी में ग्रुप और धड़ेबंदी किसी से ढकी छुपी नहीं। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ कैंप एक दूसरे के खिलाफ सफारा रहते हैं, बल्कि बबांगे दोहल उसका इकरार भी करते हैं और पॉलिसीज की सतह पर इख्तलाफ भी। आज ऐसी ही एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने कहा इजलास में अपनी सूबाई पॉलिसीज और विफाक से इख्तलाफात को मजीद वाज़ेह कर दिया। इजलास में कालाबाग डैम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और इसे सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया गया। वादे रहे कि कुछ हफ्तों कबल ही सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम की हिमायत में बयान सामने आया था। इन मामलात के अलावा पीटीआई को दरपेश कानूनी चैलेंजेस भी तवारत पकड़ते जा रहे हैं। दिलचस्प तौर पर एक केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने ट्रायल में तेजी पर एतराज उठा दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ट्रायल कोर्ट गैर मामूली तेजी से कार्रवाई कर रही है, जबकि हाई कोर्ट में उनकी अपील पर फैसला होने से पहले ट्रायल मुकम्मल हो गया तो अपील का फायदा खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर सलमान सब्तर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2024 में बरियत की दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ 21 जनवरी 2025 को अपील दायर की गई। अपील की आखिरी समाअत 25 अप्रैल को हुई। उसके बाद से मामला ज़ेर इल्तवा है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि अपील में ताखीर से दरखास्त गुजार के बुनियादी हकूक़ मुतासर होने का खदशा है, जबकि ट्रायल कोर्ट गैर मामूली तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। दूसरी जानिब सियासी तौर पर भी पीटीआई मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ही ले आई है, जहां अपनी पार्लिमानी हैसियत को अपने हाथों से ही महदूद किया जा रहा है। पहले ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला पीटीआई के लिए सियासी तौर पर मुश्किल बना हुआ है। वहां इमरान खान की हिदायत पर कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने की हिकमत अमली पर एतराज़ात के बावजूद इस्तीफों का सिलसिला जारी है। अब तक तहरीक इंसाफ के 12 सेनेटर्स ने अपने इस्तीफे चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिए हैं। इससे कबल इमरान खान जी की हिदायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान समेत पीटीआई के 51 अरकान कौमी असम्बली ने अपनी कायमा कमेटियों से इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए थे, जबकि स्पीकर ने आज तक अपनी पॉलिसी पर बरकरार रहने का फैसला किया है कि वो इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। इन तमाम मामला पर मजीद बात करेंगे। ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास अकरम ने। बहुत शुक्रिया शेख फकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, तो जो टारगेट आप अचीव करना चाह रहे थे इन इस्तीफों से, जाहिर है एक दबाव जो है तहरीक इंसाफ बढ़ाना चाह रही थी सिस्टम पर, आप समझते हैं कि वो दबाव तहरीक इंसाफ डालने में कामयाब हुई है इस्तीफों की हिकमत अमली से? बिल्कुल हुई है। अगर दबाव डालने पे कामयाब ना होती तो स्पीकर को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती कि हम ये इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर डन विद दोज कमेटीज एंड दोज मेंबरशिप्स। पहला जो फेज था वो नेशनल असेंबली का था और दूसरा सेनेट का हुआ। तो अगर वो इसको प्रेशर ना लेते तो फिर उनको हमारे कौन से मासी के पुत्र हैं जो कह रहे हैं कि जी नहीं तुसी इस्तीफा देता है। एक पास से तो वो सारे बंदियां 10-10 साल सजा दे के सीटें खाली करा रहे हैं, दूसरी तरफ हाजिरियां जो है उनको देख रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे जाने पे उनको तो खुशी होनी चाहिए होगी कि उनके और बंदे अकोमोडेट हो जाएंगे चेयरमैनशिप्स में। वो अगर नहीं कबूल कर रहे तो एक प्रेशर ना कोई ना तो होएगा ना। तो ये जो आप वाला मामला था हाजिरी वाला, उसमें भी कोई नरमी आ रही है स्पीकर के रवैये में, या सिर्फ ये कायमा कमेटियों तक ही वो नरमी महदूद है? सर उन्होंने वो डेफर किया था उस इजलास के लिए, अभी तक विड्रॉ नहीं किया जी। सही है। और दूसरा ये बताइएगा कि इस्तीफों से तहरीक इंसाफ जो है वो अचीव क्या कर लेगी? मसलन अगर वो इस्तीफे कबूल कर लेते हैं सर ये तो उससे तहरीक इंसाफ को फायदा सियासी तौर पर क्या होगा? जरा मुझे इस पर जरा आपने अपनी पार्टी में डिस्कस तो किया होगा। सियासी तौर पे फायदा क्या होगा? हमारी तहरीक, हमारे वर्कर एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए हैं, आप एहतजाज करते हैं, आपको गोलियां मारी जाती हैं, आप एहतजाज करते हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है, एहतजाज को रोकने के सारे वो किए जाते हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड MNAs, MPs, सेनेटर्स असेंबलियों में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। Why should it be normal? Why should all be normal? When our leader is in jail, हमारे बंदों को 10-10 साल आप सजाएं कर रहे हैं,
हमारे वर्कर्स को 25 साल की सजा कर रहे हैं, हमारी पार्टी की खवातीन को आप 10 साल की सजाएं कर रहे हैं। अब यास्मीन राशिद अंदर है, उनके साथ 4 लोग कितने दिनों से अंदर पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ऑन टॉप ऑफ लिस्ट है, बुशरा बीबी साहब अंदर लेकिन है। ये इस्तीफों से वो सजाएं तो रुकती नहीं है, वो प्रोसेस तो सेपरेटली चल रहा है। यहाँ जी से मुझे दबाव बढ़ने पता से है, उसके ऊपर तो मुझे असर पता है इस्तीफों से नहीं रुकती है, बट वी डोंट वांट टू प्ले, नो वी डोंट वांट दिस रूटीन टू बी नॉर्मल। हम उसको लेजिटिमेसी उसमें नहीं देना चाहते। हिकमत अमली के तहत ये हमारा पहला कदम है। उसके बाद दूसरा आपने सेनेट का देख लिया। आहिस्ता आहिस्ता दिस नॉर्मल विल नॉट रिमेन नॉर्मल एंड वी विल नॉट स्टे लाइक दिस। तो ये स्पीकर की तरफ से इस्तीफे मंजूर ना करना, एक तरफ तो जिस तरह आपने खुद बात की शुरू में कि वो तो बड़ी स्पीड में दिखाई देते हैं, बड़ी स्पीड में दिखाई देते हैं जब तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई मामला आता है, आपने खुद क्या बड़ी वो स्पीड दिखाते हैं, तो उनका इस्तीफे मंजूर ना करना, क्या ये इस बात का इशारा समझा जाए कि अभी भी हुकूमत जो है वो कोई मुज़ाकराती अमल शुरू करना चाह रही है, ऐसे किसी प्रोसेस के जो है वो की जानिब बढ़ने का कोई इशारा है ये? सर इसका तो ये वो हुकूमत खुद ही जवाब दे सकती है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, मगर मैं ये समझता हूँ, फरीक सानी तो आप मैं ये समझता हूँ कि जब एक देखे ना कमेटियों से बाहर आ गए, नॉट ओनली चेयरमैनशिप्स, मेंबरशिप्स, सेनेट में से बाहर आ गए, कौमी असम्बली से आगे हो सकता है सूबाई असम्बलियों का हुक्म हो जाए, फिर ये हो सकता है कि असम्बलियों से ही बाहर आने का हुक्म आ जाए। तो ये जो फार्स किस्म का निजाम आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो मैंडेट चोरी के बाद हुकूमत मुसल्लत की हुई है, 10 गैर मुल्की जरीदे, गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस इस इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग और चोरी हुई है उसके ऊपर लिख चुकी हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਫਿਰੋਗੇ गलियां तो फिर बंदे वट्टे मारेंगे, पता लगेगा। क्रेडिबिलिटी पे एक बड़ा संजीदा सवाल उठेगा जब मेन अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट से निकल जाती है। जो आपने सीरीज ऑफ इवेंट्स बताई है कि पहले कायमा कमेटियों से फिर असेंबली से, तो ये अगर इस तरफ आप बढ़ते हैं तो ये कब तक ऐसा हो सकता है? जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, मुझे भी लग तो यही रहा है कि अगला जो है अगला कदम आपका जाहिर है वो कौमी असेंबली से बाहर आने का ही हो सकता है। तो कब तक ये हो सकता है? इमरान खान साहब की डिस्क्रेशन है, सुबह आखड़ेंगे तो सुबह दे छड़ांगे। सही है, लेकिन वैसे पार्टी में डिस्कशन क्या है? कोई नवंबर तक शायद इस तरह की बात चल रही है, बातें इस तरह की चल रही है कि बातें इस तरह की चल रही है शायद नवंबर तक ये फैसला आ जाए असेंबलियों से बाहर निकलने का। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं चल रही। अप टू खान साहब, व्हेनेवर ही विल से इट विल बी डन। और हालात आपको इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए सर, सजाएं, नाहक सजाओं का सिलसिला तो नहीं रुक रहा है। औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, अभी आप देखें अडियाला के सामने से हमारे जो अलीमा खान साहबा के ऊपर एक दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया, दहशतगर्दी का अंडा भी रानू वजह थे, दहशतगर्दी का पर्चा उन्होंने दिता गया। उसमें जो 6 बंदे उठाए, उसमें एक बच्चा 17 ईयर्स का हमारे सामने जिया कुरैशी नामी बच्चे को उठाया और उसको पुलिस पेश भी नहीं कर रही। पहले नॉवल पर्चा दिया, हमारे लोग सेशन कोर्ट में पेश हुए, पुलिस ATCH आ गई, रात को पेंसिल नाल अपना भाई साहब पेंसिल के नाल 780 की दफा वो ऐड करके तो सुबह अदालत रिमांड ले लिया। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की चीजों के बाद हमारी तरफ से हम आगे से कहेंगे बहुत अच्छे जी ये निजाम ऐसे ही चलता है? नहीं, हम तो फिर हिकमत अमली के तहत अपने टाइम का तयन करेंगे, मगर इस निजाम को हम ऐसे नॉर्मल नहीं होने देंगे। और जब आप निज़ाम की बात करते हैं, उस निज़ाम के नॉर्मल ना होने की जब आप बात करते हैं, तो उसमें क्या सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट से ही इस्तीफे शामिल हैं या KP की हुकूमत भी कुर्बान की जा सकती है? सर इमरान खान साहब चाहेंगे तो हर चीज कुर्बान की जा सकती है, मगर इस वक्त तक इस हवाले से सूबाई मेंबरान चाहे पंजाब के हैं चाहे KP के हैं, कोई उनके लिए डायरेक्शन नहीं आई। एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिसी एंड हिकमत अमली। हमारी हिकमत जंग में अपनी हिकमत अमली होती है, किस वक्त आपने कौन सा महाज खोलना है, कौन सा ठंडा रखना है, ये सालार खुद जानता है। तो ये इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं कि कौन सी हुकूमत रखनी है और कहाँ से MP फारिग करने। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जब इस्तीफों की बात होती है तो एक बड़ी तनकीद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आपका अपना हाउस अभी भी इन ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा। 77 आपके बनते थे कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों के अरकान, उनमें से 24 के इस्तीफे अभी भी आना बाकी हैं। क्या वजह है? कोई ये डिफेक्शन है पार्टी के अंदर या किस वजह से इस्तीफे मुकम्मल तौर पर नहीं आ सके? बड़ा टाइम हो गया खान साहब की तरफ से अनाउंसमेंट किए हुए। सारे 100% आ गए, सिर्फ हमारे 12 से 14 लोग जो हैं मुल्क से बाहर हैं। ऑब्वियसली उसके लिए खुद सिग्नेचर करके कागज देने पड़ते हैं। वो 12-14 लोगों में से भी 1-2 का सारे तो ना हुए ना। मैं ये कह रहा हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 24 ऐसे जिनके अभी तक नहीं आए, मुल्क से बाहर है या यहाँ भी है, लेकिन अभी तक 12 आदमी बाहर बैठे हैं। तो मैं 24 की बात कर रहा हूँ जी। तो आप कह रहे हैं 12 ऐसे हैं जिनके इस्तीफे अभी तक आना बाकी हैं। जो मुल्क से बाहर हैं, वो आएंगे तो वो भी दे देंगे। सही है।
अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अब इस्तीफों का मामला तो हो गया, आगे के वाले से सितंबर में कोई जलसे का भी खान साहब ने कहा था, वो जलसा अब हो रहा है या फिलहाल सैलाबी सूरत हाल की वजह से उस जलसे को मौखर करने के बारे में भी गौर हो रहा है? सर, खान साहब ने जब जलसे के अहकाम सादर किए थे तो साथ ही उन्होंने कहा था कि आप उसकी डेट जो है सैलाब की सूरत हाल देख के रख लीजिएगा। होस्ट केपी के लोग हैं, वो जुनेद अकबर या चीफ मिनिस्टर साहब आपस में तय करके हमें बता देंगे या उनमें से कोई एक बता देगा। हम तो पंजाब वाले या बलूचिस्तान या सिंध वाले हमने तो जलसे पे पहुंचना है, जेडी सानू डेट देंगे असी पहुंच जाओ। तो चाहे सितंबर के अंदर ही हो जाता है, सैलाबी सूरत हाल के अंदर ही पहुंचेंगे या आगे जा सकता है अक्टूबर के महीने में? मुझे सर इसका नहीं पता। अभी तक तो खान साहब के अहकाम सिर्फ सितंबर के हैं। अगर हालात ऐसे ही हुए, सैलाब दोबारा देखें, सैलाब जहाँ नीचे जा रहा है पंजाब में, वहां कीचड़ और गंद से वहां पे जिन इलाकों में नीचे जा रहा है वबाई अमराज फैल रही है। जलालपुर पीर वाला में तो हालात अभी तक उसी तरह, साउथ वाली तरफ उसी तरह खराब है, बारिशें उसी तरह हो रही हैं बार बार। केपी के अंदर रिहैब हो रहा है, बहुत से चैलेंजेस हैं, बट लास्ट मैसेज जो मैंने सुना, वीडियो मैसेज जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से आया, वो कह रहे थे कि वो सितंबर में ही कोशिश कर रहे हैं कोई डेट दें, तो देंगे तो आ जावांगे सर। और केपी वाले होस्ट ने, असी पंजाब वाले तो जाना ही है ना। और दूसरा ये बताया कि केपी के अपने सीएम जो है वो आजकल खान साहब ने जो अहकाम दिए अफगानिस्तान जाने के वाले से, वो कह रहे मेरा अगर नहीं भी है पासपोर्ट में फिर भी जाऊंगा। तो पासपोर्ट के बगैर कोई सीएम कैसे ट्रैवल कर सकता है? वो तो जा ही नहीं सकते अफगानिस्तान। जस्ट जो है वो कंजप्शन के लिए जो है वो मीडिया की या खान साहब तक पहुंचाने के लिए कि मैं तो तैयार था लेकिन मेरी मजबूरी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कंजम्पशन वाली बात नहीं है। अगर खान साहब का उनको हुक्म आ गया है तो वो चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अभी आपने सैलाब का जिक्र किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी चैप्टर की तरफ से खत भी लिखा गया है जिसमें वज़ीर आला पे भी दबाव डाला गया कि आप ऐसा कोई भी बयान मत दें कालाबाग डैम के वाले से, जो पहले भी उन्होंने दिया था उस पर भी आज काफ़ी उनसे जो है केपी चैप्टर ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है। तो क्या सीएम अभी भी अपने उस बयान पे कायम है या वो एक जज्बात में दे दिया गया बयान था? सर, ये तो आपको सीएम साहब खुद बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कालाबाग डैम के हवाले से इमरान खान साहब की पोजीशन बड़ी क्लियर है एंड ही सेड कि कंसेंसस के बगैर इसे नहीं बनना चाहिए एंड दैट्स व्हाट वी मेंटेन। और ज़ाहिर है वो तो सीएम की जब बात होती है, सीएम तो बगैर पासपोर्ट के ट्रैवल भी नहीं कर सकते। खान साहब ने अहकाम तो दे दिए उन्हें, तो वो तो ट्रैवल भी नहीं कर सकते बगैर पासपोर्ट के, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने जाना है अफगानिस्तान, हर सूरत में जाऊँगा, पासपोर्ट है या नहीं है? नहीं तो वो तो मैंने आपको कहा कि खान साहब का हुक्म हो गया तो चले जाएंगे। तो आगे के वाले से अब हिकमत अमली क्या है? शेख वकास अकरम साहब असेंबलियों से इस्तीफों का सॉरी आपने बात भी कर दी, अगर उस तरफ गए तो फिर खान साहब ने कह दिया तो वो भी कर लेंगे। तो कैसे इस हुकूमत से, जब आप कहते हैं कि ये हुकूमत जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो इसको निकालने के बाहर हवाले से क्या आपके पास हिकमत अमली है? उस हुकूमत को जो है वो आउस्ट करने के वाले से, बेदखल करने के वाले से, गिराने के वाले से कोई हिकमत अमली है, या आप फिलहाल अपनी तरीके इंसाफ की जो अपने जो इश्यूज़ हैं उन पे आपका पहला फोकस है, खान साहब की रिहाई, बाकी इश्यूज़ बाद में इस तरफ आएंगे? सबसे पहला इशू तरीके इंसाफ का खान की रिहाई है। बाकी हुकूमतें ना इनकी कोई हैसियत है, ना औकात है, ना ये मैटर करती हैं, ये बात की बात है। इमरान खान साहब की रिहाई इज एजेंडा नंबर 1। सही है। और बाकी बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे आज के अभी भी वक्त है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो क्या अभी भी तहरीक इंसाफ ओपन है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए? तहरीक इंसाफ ने तो सर कभी भी मुज़ाकरात से वो नहीं किया, एक इंप्रेशन दिया जाता रहा है। मुज़ाकराती कमेटी प्रपोज ही इमरान खान साहब ने की थी, निगोशिएशंस कमेटी बैठी, 1 2 3 नशस्तें हुई, उसके अंदर वो एक नोटिफिकेशन नहीं कर सके जुडिशल कमीशन का सीसीटीवी फुटेज के हवाले से, 9 मई के हवाले से, 26 के हवाले से, 4 के हवाले से। तो वो फिर पार्टी ने पुल आउट किया, उसमें से नेगोशिएशन में से बाहर आ गए। तो अब जब कोई एहतजाज की बात होती है, ये फिर मुसाले दी फुल जड़ी छड़ देते हैं, तो वी कैन नॉट बी फूल्ड बाय दैट एनीमोर। सो पर आज तो आपके पार्टी के चेयरमैन ने बात की है, गवर्नमेंट ने तो ऐसी ऑफर नहीं की आज कोई। नहीं तो उन्होंने कोई ऐसी गैर सियासी बात नहीं की, ना उन्होंने कोई बुरी बात की। नहीं, बात तो अच्छी है, मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं तो यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत के साथ जिसके साथ आपने पहले बातचीत करके प्रोसेस से निकल गए थे, इनके साथ दोबारा बैठेंगे, बातचीत होगी, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फूलिंग आवर पीपल ना, कि जी ठीक है, जिस वक्त हम खान कहे जी मुज़ाकरात हमने एहतजाज करना है, इनको मुज़ाकरात याद आ जाए, नहीं ऐसे नहीं। सही है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आपने गुफ्तगू नाज़रीन मुलाज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिलहाल
कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए हैं। आगे चलकर मरहलावार जो है कौमी असम्बली और सेनेट से भी इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं। सूबाई हुकूमत KP की छोड़नी है या नहीं, इस वाले से अभी तक पार्टी के अंदर या इमरान खान की जानिब से किसी किस्म की कोई भी हिदायत जारी नहीं की गई। आज की शो में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।